नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। आज सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी के लिए एक राहत की खबर आई। दरअसल उनके खिलाफ रांची में चल रहे मानहानि केस पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी और मुकदमा खत्म करने की मांग पर शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है। लेकिन इस बीच नेता विपक्ष के एक और बयान ने उन्हें बड़े लीगल बैटल में फंसा दिया है, जहां उनके बचने के रास्ते कम नजर आ रहे हैं। वो अक्सर मोदी और बीजेपी का विरोध करते करते अपने लिए मुसीबत खड़ी कर लेते हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी और आरएसएस ने हर एक संस्थान पर कब्जा कर लिया है और अब हम बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। यही बयान अब उन पर भारी पड़ रहा है, जिसको लेकर उनकी गिरफ्तारी तक की तैयारी हो चुकी है। गुवाहाटी के पान बाजार पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस बीच आज राहुल गांधी केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट पर भी रोड शो करते दिखे, जिससे आप खेमे में हलचल तेज हो गई है। तो कैसे राहुल गांधी के बयान उन पर ही पड़ रहे हैं भारी, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। राहुल गांधी अक्सर बीजेपी और आरएसएस का विरोध करते करते ऐसे बयान दे जाते हैं जो उनके लिए ही मुसीबत बन जाते हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से राहत और एक और कानूनी पचड़े में फंस गए राहुल गांधी। ये सुप्रीम कोर्ट से राहत कहां मिली है? ये कौन सी राहत है? सुप्रीम कोर्ट ने शाह को हत्यारा कहने के मामले में एक जगह के एफआईआर को क्वैश किया है कि वहां आज के बाद प्रोसीडिंग नहीं होगी, सुनवाई नहीं होगी। ये रांची की अदालत की बात है। चाईबासा में ये 2019 के लोकसभा चुनाव के समय राहुल गांधी ने वो बात बोली थी। नवीन झा ने एक याचिका दायर की थी, पहले पुलिस रिपोर्ट दर्ज किया और उसके बाद उसी समय से एक कंट्रोवर्सी चल रही थी कि इस याचिका को एक्सेप्ट किया जाए या नहीं। पहले मजिस्ट्रेट ने इसे रिजेक्ट कर दिया, फिर इसे आगे मजिस्ट्रेट 1 नंबर को भेजा गया, क्लास 1 मजिस्ट्रेट को। उसके बाद इसकी जांच की गई और देखा गया कि प्रथम दृष्टया इसमें ऐसे मामले पाए जाते हैं जिसमें राहुल गांधी ने जो बोला है, यानी कि राहुल गांधी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह हत्या के आरोपी हैं, यानी हत्यारे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से पावर के नशे में, सत्ता के नशे में चूर हैं, जैसे जहां चाहो वहां कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। यानी कि उन्होंने 2 बातें कही थी। एक, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को हत्यारा कहा था और भाजपा के नेताओं को कहा था कि ये सत्ता के नशे में चूर होकर ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि उस शब्द का उच्चारण नहीं किया जा सकता जिस शब्द का उपयोग राहुल गांधी ने किया था। लेकिन मामला वहां पर नहीं रहा। जब उन्हें समन भेजा गया तो ये हाईकोर्ट में गए और झारखंड हाईकोर्ट में एक बेंच बनी थी जिसके एक ही जज ने इनकी सुनवाई की और इनकी याचिका को रिजेक्ट कर दिया। जस्टिस अंबुजनाथ ने इनकी सुनवाई जब की तो सीधे तौर पर बोला था कि जिस तरीके की भाषा का उपयोग राहुल गांधी ने किया है उसमें एफआईआर को खत्म नहीं किया जा सकता, जांच होनी चाहिए। प्रथम दृष्टया लगता है कि आप भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं को, यानी जो नेता या कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबको आपने बदनाम करने की कोशिश की और उसे नशेड़ी तक कह दिया। तो उसके बाद राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी गई। झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई करने से मना कर दिया, कहा कि जो प्रोसीजर है उसी के थ्रू ये सुनवाई होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में यही मसला, जस्टिस अंबुजनाथ जो ऑब्जर्वेशन किए थे, यानी कि हाई कोर्ट के जज को कोई, मतलब उनकी बुद्धि कमजोर है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जजों को ही ये सब लगता है कि नहीं, इन मामलों में पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ सुनवाई का मतलब है कि पीड़ित पक्ष अगर कांग्रेसी है, राहुल गांधी जैसे व्यक्ति हैं, तो सारी चीजों को दरकिनार कर दो। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट में ये जो अभिषेक मनु सिंघवी याचिका लेकर गए थे, तो यहां सुनवाई में अभिषेक मनु सिंघवी ने क्या कहा? सीधे तौर पर कहा कि राहुल गांधी ने जो बोला अमित शाह के बारे में बोला, लेकिन यह तथ्य छिपाया गया कि सिर्फ अमित शाह के बारे में नहीं बोला, यह भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बारे में बोला। और अमित शाह को पर्सनली अटैक नहीं किया, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, यानी पूरी भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता कार्यकर्ता जितने हैं उन सब के खिलाफ यह बात कही गई कि देखो, तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष हत्यारा है और तुम लोग उसकी
चापलूसी करते हो, तुम्हारे अंदर औकात नहीं है कि तुम उसका विरोध कर सकते, कांग्रेस में तो ऐसा नहीं हो सकता। यह कहने का मतलब था राहुल गांधी का। सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो यही बात कही गई कि तीसरा पक्ष है ये जो टिप्पणी की गई थी वो अमित शाह के लिए की गई थी और अमित शाह दूसरे के माध्यम से राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। यही अभिषेक मनु सिंघवी का तर्क था, लेकिन यही तर्क तो हाईकोर्ट में भी इन लोगों ने दिया था। हाईकोर्ट में भी यही कहा था कि ये तीसरा पक्ष है। यही बात तो इन लोगों ने मोदी सरनेम मामले में किया था जी। जब कहा गया था कि नहीं मोदी सरनेम की बात की गई है, जिसके नाम के आगे मोदी रखा हुआ है, उन लोगों पर अटैक किया और कहा कि नहीं हम तो प्रधानमंत्री मोदी की बात कर रहे थे। लेकिन फिर भी उस मामले में 2 साल की सजा हुई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उस सजा को भी सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो इस पर बहस चली उसमें साफ तौर पर दिख रहा है अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से ही फैसला ले सकते हैं अपने पक्ष में। हाई कोर्ट में इन लोगों की कोई औकात नहीं है। निष्पक्षता की बात तो छोड़ दीजिए, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक आते आते क्या परेशानियां हो जाती है कि हाई कोर्ट के जजों को ये कन्विंस नहीं कर पाते, वो अपने निष्पक्ष तरीके से ऑब्जर्वेशन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट आते आते वो निष्पक्षता दूसरी तरफ चली आती है और सुप्रीम कोर्ट में जब वही तर्क देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को लगता है नहीं राहुल गांधी ने गलत नहीं किया, या टेक्निकल आधार पर इसे हटा दो। टेक्निकल आधार इसमें यही है कि चूंकि अमित शाह ने सीधे याचिका दायर नहीं की, उन्होंने डिफेमेशन का केस नहीं किया, तीसरे पक्ष ने किया, तो फिर उसकी सुनवाई क्यों होनी चाहिए, उसे खत्म कर दिया जाए। यह टेक्निकल इशू सुप्रीम कोर्ट का एक हथियार हो गया है। यह संविधान में टेक्निकल मामले नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं फैसले होते, ये विचार के अनुसार होते हैं और विचार में ये टेक्निकल मामले आते हैं। जैसे एक मामला नहीं है, इससे पहले जब इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर सुनवाई हो रही थी, इन्हीं सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा यह टेक्निकली रॉन्ग है, क्योंकि पार्लियामेंट से ही एक बिल पास हुआ है और कानून बना है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अनुसार सूचनाएं गुप्त नहीं रख सकते आपको बताना पड़ेगा। यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड में आप कुछ छिपा रहे हैं, लोगों को सार्वजनिक नहीं कर रहे क्या कि किसने कितना दान दिया, डोनेट कितना किया। अब इस आधार पर इन्होंने कहा आरटीआई से ये अलग है और आरटीआई पहले से है, तो इसलिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के खिलाफ जाता है ये। तब इलेक्टोरल बॉन्ड जो कानून पास किया गया था संसद से, उसे खारिज कर दिया गया। लेकिन इसी आधार पर यह कभी सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं कहे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जब इनके ऊपर लागू होता है, यानी कि इनकी संपत्तियों को सार्वजनिक करने के लिए कई आरटीआई दायर किए गए, हर बार सुप्रीम कोर्ट के जज सीधे कह देते हैं यह पर्सनल मामला है, इसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। हां, हम अपने सुप्रीम कोर्ट के बॉस यानी कि सीजेआई को अलग अलग लिफाफों में बंद करके अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी देंगे, वो तय करेंगे, सुप्रीम कोर्ट से बाहर नहीं जाएगा, ये हमारे बीच ही रहेगा। इससे पहले भी कई टेक्निकल रीजन है, जैसे कि गुजरात दंगे में जो आरोपी थे उन लोगों को जब गुजरात सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं कर रही थी कि इनकी सजा पूरी हो गई है, अब इन्हें छूट देनी चाहिए, 26 जनवरी को जो छूट दे दी जाती है। लेकिन उसमें क्या हुआ, उसमें भी पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे कह दिया, सुप्रीम कोर्ट के ही 2 जजों की बेंच ने सीधे तौर पर कहा नहीं ये महाराष्ट्र नहीं गुजरात का मामला है। क्यों? क्योंकि राइट्स गुजरात में हुए थे, इन लोगों के ऊपर आरोप गुजरात का है, इसलिए चूंकि उस समय सीबीआई की निष्पक्षता के लिए यह मांग की गई थी कि गुजरात में ट्रायल ना हो, यानी गुजरात हाई कोर्ट में ना हो, बॉम्बे हाई कोर्ट में हो, तो बॉम्बे में भेजा गया। अब ये सारी जो गुत्थियां थी वो सुप्रीम कोर्ट ने ही सुलझाई। जब गुजरात सरकार ने डिसीजन ले लिया, इन आरोपियों को छोड़ दिया जो अपनी सजा पूरी कर चुके थे, उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक टेक्निकल मुद्दा उठाया कि नहीं ये टेक्निकली सही नहीं है, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई है तो महाराष्ट्र की सरकार यह तय करे कि इनकी सजा कितनी होनी चाहिए, अब इनको छोड़ा जाना चाहिए या नहीं। वो टेक्निकल आधार पर पहले के फैसले को खारिज कर दिया गया। तो ये टेक्निकल रीजन जो सुप्रीम कोर्ट में चलता है,
ये संविधान के दायरे में नहीं है, विचार के दायरे में है। और राहुल गांधी को ये राहत ऐसे भी राहत नहीं मिली है, एक ही मामला नहीं है। ये अमित शाह को हत्यारा कहने वाले मामले में ये रांची की अदालत हो, लेकिन अभी सुल्तानपुर की अदालत का मामला सुप्रीम कोर्ट ने खारिज नहीं किया है। पेंडिंग सुल्तानपुर एमपी एमएलए कोर्ट में समन पर समन जारी हो रहा है, और वो एमपी एमएलए कोर्ट है इन्हीं जनप्रतिनिधियों के लिए, इसलिए इनको इस मामले में राहत भी नहीं मिलेगी। इसमें भी कैपिटल या मतलब सबसे बड़ा जो मैक्सिमम पनिशमेंट हो सकता है 2 साल का, सेक्शन 500 के अनुसार जो डिफेमेशन इनके ऊपर है, और उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि एक व्यक्ति का मामला नहीं है, ये करोड़ों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा मेंबर है इनके, ये सबकी छवि को खराब किया और सबके साथ दुर्व्यवहार किया है, जैसे टिप्पणी इन्होंने कर्नाटक में दी थी चुनाव के समय में। तो ऐसी स्थिति में अभी एक एक करके मामले सामने आएंगे। अमित शाह को हत्यारा बोलने के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट कितनी बार अलग अलग जगहों पर हो रहे एफआईआर को खत्म करेगी, अभिषेक मनु सिंह भी कितनी बार सेटिंग कर पाएंगे, क्योंकि यही बात होती है कि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आते हुए ये पूरा मामला कैसे बदल जाता है कि अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील हाई कोर्ट में कुछ नहीं कर पाते। गुजरात हाई कोर्ट ने इनकी बात नहीं सुनी थी मोदी सरनेम मामले में, तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत ही सस्पेंड कर दिया, सजा पर रोक लगा दी, नहीं ये सजा अभी नहीं इंप्लीमेंट होगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे में रहते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ इन लोगों के अच्छे ताल्लुकात हैं, और वो अच्छे ताल्लुकात किस लेवल के हैं ये तो लोग खुद ही सोच सकते हैं। और उसी तरीके से अब कहां कहां बचते फिरोगे। जो असम में हुआ है, इनका जो बयान एफआईआर दर्ज हो गई है, उसमें कितनी दिक्कतें राहुल गांधी के लिए बढ़ने वाली? बेसिकली बात यही है कि कहां कहां बचते फिरोगे और कब कब ये अभिषेक मनु सिंघवी बचाएंगे, कितनी बार इनकी सेटिंग काम आएगी, क्योंकि ये तो इससे भी बड़ा मामला है। ये सब तो डिफेमेशन का केस है, यानी मानहानि का केस है। लेकिन असम में जो एफआईआर दर्ज हुआ है वो शुरुआत है, अभी सिर्फ असम में नहीं होगा, अलग अलग जगहों पर और एफआईआर दर्ज होगा इनके खिलाफ, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रद्रोह वाला मामला अपने ऊपर ओढ़ लिया है। इन्होंने कहा इंडियन स्टेट से लड़ना है, राष्ट्र से लड़ना है, ये भारत का राष्ट्र है उससे लड़ना है, सरकार से लड़ना नहीं है। सरकार तो आती जाती रहती है, कभी आज मोदी की सरकार है, हो सकता है कभी भारतीय जनता पार्टी में ही दूसरे मुख्यमंत्री हो सकता है एनडीए की सरकार बने, या हो सकता है कि आगे के समय में कांग्रेस की भी सरकार बने। लेकिन सरकारें मैक्सिमम 5 साल के लिए है, उसके बाद चुनाव में जाना है। मिनिमम तो 2 साल में भी गिर जाती है सरकारें, 6 महीना में भी गिर जाती है, 13 दिन में भी वाजपेयी जी की सरकार गिरी थी, 13 महीने में भी वाजपेयी की सरकार गिरी थी। तो किसी की सरकार स्थायी नहीं होती। लेकिन दिल्ली चुनावों के बीच जो एफआईआर दर्ज हुई है उससे कितनी दिक्कत? दिल्ली चुनाव से इस एफआईआर का क्या लेना देना है? दिल्ली चुनाव में इसका क्या फर्क पड़ेगा? राहुल गांधी ने जो बोला है वो दिल्ली चुनाव में उन लोगों के लिए जो इनके समर्थक है, वो तो जितनी राष्ट्रद्रोही बातें करेंगे उतना ही उसके समर्थन जुड़ेगा, उससे फायदा है, नुकसान नहीं है। लेकिन राहुल गांधी का पर्सनल, चूंकि ये सेडिशन का मामला है और जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें ऐसे सेक्शन लगाए गए हैं जो नॉन अवेलेबल हैं, गैर जमानती। अब इनके ऊपर देशद्रोह का मामला चल रहा है। इससे पहले भी असम में केस दर्ज हुआ था इनके भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय में, उस समय भी बैरिकेडिंग वगैरह तोड़े थे, हंगामा हुड़दंगई मचाई थी, और उसमें भी कई लोगों से पूछताछ हुई है। असम कांग्रेस चीफ से भी 2 बार पूछताछ हो चुकी है, थाने में लोग गए हैं, राहुल गांधी को भी नोटिस आना है, ये दूसरा मामला फिर से दायर हो गया। और असम से चलता हुआ ये अभी अलग अलग राज्यों में कई ऐसे मामले दर्ज होंगे, फिर ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचने वाले हैं कि देखिए एक ही मामले में अलग अलग क्षेत्र में हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज है, सबको एक साथ कीजिए। और सुप्रीम कोर्ट में तो यही होता है। सुप्रीम कोर्ट में ये 1-2 उदाहरण नहीं है, कितने उदाहरण दिया जा सकता है। यही मामला, ऐसा ही मामला आया था अलग अलग क्षेत्रों में एफआईआर दर्ज होने के मामले में नुपुर शर्मा का। जस्टिस सूर्यकांत चिल्ला चिल्ला कर नुपुर शर्मा को बोले कि ये तुमने ऐसे काम किया है, पूरा देश जल रहा है। लेकिन वही मामला एक दूसरा आया मोहम्मद जुबैर का। जब मोहम्मद जुबैर का मामला आया तो सीधे सुप्रीम कोर्ट ने जमानत, अग्रिम जमानत ही नहीं दी, ये अग्रिम जमानत के साथ साथ फ्यूचरिस्टिक बेल भी दे दी। फ्यूचर में
कोई भी ऐसा मामला दर्ज होता है तो पहले ही हम जमानत देके बैठे हैं, इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते। और सारे केसेस जो है दिल्ली पुलिस हैंडल करेगी, अलग अलग जगहों पर उत्तर प्रदेश में या कर्नाटक में या महाराष्ट्र में केस दर्ज नहीं होगा। एक मामला है, एक ही जगह होगा। लेकिन नुपुर शर्मा ने भी तो यही कहा था कि देखिए मैंने एक बार ही टिप्पणी की है और उस टिप्पणी में कुछ ऐसा नहीं है कि उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। मैंने बोला और उस बोलने के ऊपर माफी मांग सकते हैं, बात कर सकते हैं, सुनवाई हो सकती है, लेकिन फिर भी सीधे तौर पर कह दिया गया नहीं तुमने गलत किया है, तुम भुगतो। लेकिन बाद में जब मोहम्मद जुबैर के मामले में फैसला आया तो उसके बाद दोबारा जब वही नुपुर शर्मा गई हैं तो इन लोगों को लगा कि अब पहले दे दिए हैं तो फिर देना पड़ेगा, नरम पड़ गया रुख, और इनके भी सारे मुकदमे एक साथ लाए गए। तो इस तरह राहुल गांधी भी अब करेंगे। अभी दिल्ली का चुनाव है, दिल्ली के चुनाव के समय राहुल गांधी को सुरक्षित रखना चाहिए क्योंकि वो प्रचार कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। किसी एक चुनाव में तो धूर्त और महाधूर्त के बीच लड़ाई में कुछ फायदा किसी दूसरे ईमानदार को हो जाए। यहां पर झगड़ा हो रहा है, एक तरफ राहुल गांधी धूर्त किस्म के, चालाक किस्म के, थोड़ा सा एंटी इंडियन माइंडसेट, और ये जो उसी गैंग का मेंबर है, उसी जमात का मेंबर है जिसको आज केजरीवाल भी लीड करने की कोशिश करते हैं। तो एक तरफ ये थोड़े से धूर्त किस्म के आदमी हैं और केजरीवाल महाधूर्त किस्म का आदमी है। तो इन दोनों के बीच थोड़ा टकराव होने देना चाहिए। दिल्ली चुनाव तक थोड़ा इंतजार किया जाएगा। केजरीवाल के लिए भी जैसे तैयार है, पूरे सीबीआई की फाइल तैयार है। खबर आ गई है कि मार्च में उसका ट्रायल शुरू होगा और चुनाव जीतो न जीतो मार्च में तो तुम्हें जेल जाना ही है। इसी तरह राहुल गांधी की भी पूरी कुंडली तैयार है। असम से पुलिस आएगी। पिछली बार जब असम पुलिस आई थी तो पवन खेड़ा को एयरपोर्ट से उठा ले गई थी। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी तुरंत, सुप्रीम कोर्ट बैठा है, सारे जज साहब बैठे हैं इन लोगों के सेवा के लिए। लेकिन इस बार जब असम पुलिस आएगी तो सीधे 10 जनपद में घुसेगी और वहां पर धमक होगी ऐसी कि हेमंत बिस्वा शर्मा तो ऐसे ही खुन्नस खाए हुए हैं इन लोगों के खिलाफ। उन्होंने पहले भी कहा है कि भाई राहुल गांधी ऐसा व्यक्ति है, ये अपने टेबल पर कुत्ते को बिठाता है, कांग्रेस के नेताओं को बिठाता है, हमारे साथ भी ऐसा करने की कोशिश किया। वो तो हमने सीधे तौर पर नो कह दिया और वहां से बाहर चले आए। जो बैठे हैं उन लोगों को सोचना चाहिए कि दोनों में क्या तुलना करते हैं। तो अभी जो स्थितियां चल रही है उसमें असम की पुलिस सुपर एक्टिव होगी और इस बार राहुल गांधी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसमें एक एफआईआर दर्ज नहीं होगा। शुरुआत कहीं से करनी होती है तो असम से शुरुआत की गई है। अभी और कितने एफआईआर दर्ज होंगे जिसके बाद लगता है सीधे अरेस्ट वारंट आएगा, क्योंकि नॉन बेलेबल ये सेक्शन जो लगाए गए हैं उसमें जमानत तो तत्काल मिलनी नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी रहेगी, सेटिंग रहेगी तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसे संभावना इस बात की है कि इस बार राहुल गांधी का सही तरीके से इलाज हो जाएगा। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। राहुल गांधी जो नैरेटिव सेट करने की जुगत लगाते हैं अक्सर वो उसमें फेल हो जाते हैं। कांग्रेस के तमाम नेता उन्हें एक परिपक्व नेता बनाने के लिए क्या क्या जतन नहीं करते, लेकिन वो उस पर पानी फेर देते हैं। अब देखना होगा कि राहुल ने जो गुस्ताखी की है उसके लिए किन अदालतों के वो चक्कर काटते हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।